गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आज हम पढ़ते हैं आरोह पुस्तक कक्षा 11 का फर्स्ट चैप्टर प्रेमचंद, जिसका शीर्षक है नमक का दारोगा। पहले इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। इनका मूल नाम धनपत राय है। जन्म सन 1880, लम्ही गांव, उत्तर प्रदेश। प्रमुख रचनाएं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि और गोदान। इनके उपन्यास है सोजे वतन। सोजे वतन एक उर्दू का उपन्यास है जिसे अंग्रेजी सरकारें, ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया था। उसके बाद से यह प्रेमचंद नाम से लिखने लग गए थे। पहले यह उर्दू में, आपको पता है, उर्दू में ये नवाब राय के नाम से लिखा करते थे, नवाब राय। और जैसे ही इनका सोजे वतन ब्रिटिश सरकार ने जब्त किया, उसके बाद से यह अपना नाम प्रेमचंद रख लिया और प्रेमचंद के नाम से ही रचनाएं करने लग गए थे। इनके पिता का नाम अजायब राय मुंशी था और इनकी पत्नी शिवरानी देवी और इनका पुत्र अमृत राय था। अब इनके कहानी संग्रह देखते हैं। इनके कहानी संग्रह मानसरोवर के 8 खंडों में है और एक है गुप्त धन। इनके नाटक है करबला, संग्राम, प्रेम की, यहाँ पर देवी नहीं होगा, प्रेम की वेदी होगा। आप इसको सुधार कर लें। हाँ, इसको सुधारना है, इसको देवी को, देवी की जगह आपको लिखना है वेदी। क्या लिखना है? वेदी, प्रेम की वेदी। ठीक है। अब देखते हैं। इनकी मृत्यु हुई सन 1936। इनके कुछ निबंध संग्रह है, कुछ विचार, विविध प्रसंग आदि। अब इनका साहित्य परिचय देख लेते हैं। प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात आपको बताएं, इन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। उपन्यास सम्राट। उपन्यास सम्राट की उपाधि इनको शरत चंद्र उपाध्याय ने दी थी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ठीक है, ये याद रहेगी। ये सारी बातें आपको जीवन परिचय लिखने में बड़ी काम करेगी। प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। कथा साहित्य के इस शिखर पुरुष का बचपन अभाव में बीता। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे बीए तक की पढ़ाई की। अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, लेकिन जीवन यापन के लिए नौकरी करनी पड़ी। सरकारी नौकरी मिली भी, लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा। महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था और यह अपनी पत्नी शिवरानी देवी के साथ सक्रिय रूप से असहयोग आंदोलन में भाग लिया और जो नौकरी मिली थी वह उससे त्यागपत्र इन्हें देना पड़ा। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बावजूद लेखन कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। पत्नी शिवरानी देवी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलनों में हिस्सा लेते रहे। उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों था। हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधा के विकास का काल विभाजन प्रेमचंद को ही केंद्र में रखकर किया जाता रहा है। यानी कहानी और उपन्यास, कहानीकार भी कहा जाता है, उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। इन्हें कहानी सम्राट भी कहा गया है क्योंकि आधुनिक युग में हिंदी साहित्य का जो आधुनिक युग है, या आधुनिक काल है, उसमें कहानी और उपन्यास की विधा की जो शुरुआत है वह प्रेमचंद से ही शुरू मानी जाती है। प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग, यह प्रेमचंद के निर्विवाद महत्व का एक स्पष्ट प्रमाण है। वस्तुतः प्रेमचंद ही पहले रचनाकार है जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा को कल्पना और रोमानियत के धुंधलके से निकलकर यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया। परिचय में एक लाइन ये भी लिखेंगे कि इनकी रचनाएं हैं यथार्थवाद पर रची गई है। यह लाइन आप जरूर लिखेंगे। वस्तुतः प्रेमचंद ही पहले रचनाकार है जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा को कल्पना और रोमानियत के धुंधलके से निकालकर यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया।
यथार्थ की ज़मीन से जुड़कर कहानी किस्सा गोई तक सीमित न रहकर पढ़ने पढ़ाने की परंपरा से भी जुड़ी। इसमें उनकी हिंदुस्तानी, हिंदी, उर्दू मिश्रित भाषा का विशेष योगदान रहा। उनके यहाँ हिंदुस्तानी भाषा अपने पूरे ठाट बाट और जातीय स्वरूप के साथ आई है। उनका आरंभिक कथा साहित्य कल्पना, संयोग और रूमानियत के ताने बाने से बुना गया है, लेकिन एक कथाकार के रूप में उन्होंने लगातार विकास किया और पंच परमेश्वर जैसे कहानी तथा सेवा सदन जैसे उपन्यास के साथ सामाजिक जीवन को कहानी का आधार बनाने वाली यथार्थवादी कला के अग्रदूत के रूप में सामने आई। यानी एक कहानी आप परिचय में पंच परमेश्वर भी लिखेंगे और उनके उपन्यास सेवा सदन ये भी लिखेंगे। अगर परिचय में नहीं दिया, साहित्य परिचय चल रहा है, अगर आपको परिचय में पीछे नहीं मिला तो सेवा सदन भी आप याद रख सकते हैं, परिचय में बड़ा काम आएगा। यथार्थवाद के भीतर भी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से आलोचनात्मक यथार्थवाद तक ही विकास यात्रा प्रेमचंद ने की। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद स्वयं उनकी घड़ी हुई संज्ञा है। यह कहानी और उपन्यास के क्षेत्र के लिए किए गए उनके ऐसे रचनात्मक प्रयासों पर लागू होती है जो कटु यथार्थ का चित्रण करते हुए भी समस्या और अंतर्विरोधों को अंततः एक आदर्शवादी और मनोवांछित समाधान तक पहुंचा देती है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम आदि उपन्यास और पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दारोगा, इसको भी आपको अंडरलाइन करना है। मैं जो जो अंडरलाइन करूँ वो आप कर लेना और आपको लिखना है कहाँ, परिचय में। पंच परमेश्वर, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दारोगा आदि कहानियाँ ऐसी है। बाद की उनकी रचनाओं में यह आदर्शवादी प्रवृत्ति कम होती गई और धीरे धीरे वे ऐसी स्थिति तक पहुँचे हैं जहाँ कठोर वास्तविकता को प्रस्तुत करने में वे किसी तरह का समझौता नहीं करते। गोदान उपन्यास, एक गोदान उपन्यास, पूस की रात और कफन आदि कहानियाँ इनके सुंदर उदाहरण है। यहाँ दी गई कहानी नमक का दारोगा प्रथम प्रकाशन 1914 ईस्वी में प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी है। नमक का दारोगा का सन 1914 यह है, बहुचर्चित कहानी है जिसे आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के एक मुकम्मल उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। कहानी में ही आए हुए एक मुहावरे को ले तो यह धन के ऊपर धर्म की जीत, धन और धर्म को हम क्रमशः सत्यवृत्ति और असत्यवृत्ति, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य आदि भी कह सकते हैं। इसको भी आप अंडरलाइन कीजिए और आप उसमें लिखना है परिचय में, ठीक है। ईमानदार कर्मयोगी मुंशी वंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद यानी पात्र हैं। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व क्रमशः पंडित अलोपदीन और मुंशी वंशीधर नामक पात्रों ने किया है। ईमानदार कर्मयोगी मुंशी वंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित अलोपदीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से मुअत्तल करा देते हैं, यानी नौकरी से निकलवा देते हैं। लेकिन अंत सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है। वे सरकारी महकमे से बर्खास्त वंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं। उसे पता था कि मैंने बहुत गलत कार्य करा है। जैसे ही उसको रियलाइज होता है कि मैंने उसके साथ एक अच्छे व्यक्ति के साथ, सच्चे व्यक्ति के साथ गलत कार्य किया है, तो मुझे उस वजह से रियलाइज होता है, वह क्या करता है, उसे अपने ही धन दौलत पर एक अच्छा मैनेजर नियुक्त कर देता है। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह अपने आप को सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरौवत, उद्दंड किंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। कहानी के इस अंतिम प्रसंग से पहले तक की समस्त घटनाएं प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा उस भ्रष्टाचार की व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता को अंततः साहसिक तरीके से हमारे सामने उजागर करती है। ईमानदार व्यक्ति के अभिमन्यु के समान निहत्थे और अकेले पड़ते जाने की यथार्थ तस्वीर इस कहानी की बहुत बड़ी खूबी है। किंतु प्रेमचंद इस संदेश पर कहानी को ख़त्म नहीं करना चाहते, क्योंकि उस दौर में वे मानते थे कि ऐसा यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देता है। मानव चरित्र पर से हमारा विश्वास उड़ जाता है। हमको चारों तरफ बुराई ही बुराई नजर आने लगती है। उपन्यास शीर्षक निबंध से, इसलिए कहानी का अंत सत्य की जीत के साथ होता है। एक हमें
परिचय में ये लाइन भी लिखनी है। यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देता है, मानव चरित्र पर से हमारा विश्वास उड़ जाता है, हमको चारों तरफ बुराई ही बुराई नज़र आने लगती है। अब देखिए, हम पूरा पाठ यहाँ नहीं पढ़ेंगे, केवल सार रूप पढ़ेंगे। सार रूप से ही आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। नमक का दारोगा कहानी का सारांश। इसका केंद्रीय भाव है, मुंशी प्रेमचंद की कहानी नमक का दारोगा उस समय से संबंधित है जब भारत में नमक बनने और बेचने पर कई तरह के टैक्स लगा दिए गए थे। इस कारण से सभी भ्रष्ट अधिकारियों की चांदी हो गई थी, जिससे नमक विभाग में काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी अन्य बड़े विभागों की तुलना में बहुत मोटी ऊपरी कमाई कर रहे थे। नमक के दारोगा कहानी के नायक पात्र मुंशी बंशीधर है, जो एक निर्धन और गरीब परिवार के सदस्य थे और परिवार के इकलौते कमाने वाले व्यक्ति थे। किस्मत से मुंशी बंशीधर को नमक विभाग में दारोगा के पद पर नौकरी मिल जाती है। उन्हें अतिरिक्त आमदनी के बहुत से मौके मिलने लगते हैं, क्योंकि उस समय भ्रष्ट लोगों के लिए नमक विभाग बहुत ही सही था। मुंशी बंशीधर के वृद्ध पिता भी अनेक नसीहतें देते और उनके सामने गरीबी भी कई समस्याएं खड़ी करती है, लेकिन बंशीधर अपने ईमान पर डटे रहते हैं। उनके पिता का भी ये कहना था कि केवल ऐसे कमाई से कुछ नहीं होता, तेरे को कुछ ऊपर की कमाई भी करना चाहिए ताकि अपना घर परिवार चलता रहे। अकस्मात एक दिन उन्हें नमक की बहुत बड़ी तस्करी के बारे में पता चलता है ना। तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। बंशीधर तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। क्या पता चलता है कि इस तस्करी के पीछे वहाँ के सबसे बड़े जमींदार आलोपदीन का हाथ है। आलोपदीन वहाँ का सबसे बड़ा जमींदार था। इससे पंडित आलोपदीन को बुलाया जाता है। पंडित आलोपदीन बहुत ही निडरता के साथ आता है, क्योंकि उसके मन में वे बात थी कि हर दारोगा को पैसे के दम पर खरीदा जा सकता है। वे मुंशी बंशीधर को 1000 रुपये रिश्वत के तौर पर पेश करते हैं, लेकिन बंशीधर इससे तैयार नहीं होते हैं और पंडित आलोपदीन को गिरफ्तार करने के हुक्म देते हैं। इससे रिश्वत की कीमत बढ़ती जाती है और यह कीमत 40,000 रुपये तक पहुंच जाती है। लेकिन मुंशी जी का ईमान अब भी अडिग रहता है कि मुंशी जी उनकी भ्रष्टाचारी की बातों में नहीं आते हैं और यह कीमत 40,000 रुपये तक पहुंच जाती है। लेकिन मुंशी जी का ईमान अभी भी अडिग रहता है। एक कर्तव्य निष्ठ ईमानदार दारोगा का विश्वास अभी भी वैसा का वैसा ही बना हुआ है। वह एक ईमानदार दारोगा था और पंडित आलोपदीन गिरफ्तार हो जाते हैं। पूरे शहर में पंडित आलोपदीन की काफ़ी बदनामी और बेइज्जती हो जाती है। इसके बावजूद पैसे के दम पर पंडित जी अदालत से बरी हो जाते हैं और अपने रसूख से मुंशी बंशीधर को नौकरी से भी हटवा देते हैं, यानी कहकर पैसे खिलाकर। जेल तो चला जाता है, लेकिन अदालत तक जाते जाते वह रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि वह वहाँ बैठे जो बाबू लोग हैं अदालत में, उन सबको, जो भी वकील वगैरह जो होते हैं, छोटा से बड़ा आदमी, सबको पैसे खिलाकर वह अदालत में पेश होने से बच जाता है। पूरे शहर में पंडित आलोपदीन की काफ़ी बदनामी और बेइज्जती हो जाती है। इसके बावजूद पैसे के दम पर पंडित जी अदालत से बरी हो जाते हैं और अपने रसूख से मुंशी बंशीधर को नौकरी से भी हटवा देते हैं। अब मुंशी बंशीधर की मुसीबतें और बढ़ जाती है। पैसे की तंगी के साथ साथ उन्हें घर वालों के गुस्से का सामना भी करना पड़ता है। एक दिन अचानक पंडित आलोपदीन मुंशी बंशीधर के घर आते हैं और उनके सामने एक अच्छे वेतन मान वाली नौकरी का प्रस्ताव रखते हैं। आलोपदीन मुंशी बंशीधर की ईमानदारी और सच्चाई से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, इसीलिए उन्होंने मुंशी बंशीधर को अपने पूरे व्यवसाय और संपत्ति की देखरेख के लिए प्रबंधक पद पर नियुक्त कर दिया जाता था। यह है नमक का दारोगा पाठ, जिसका सारूप हमने देखा है। सारूप से ही पूरा का पूरा पाठ हमें समझ में आ जाता है कि किस प्रकार एक ईमानदार दारोगा आलोपदीन की उसकी बातों में तो नहीं आता है, ना ही उससे रिश्वत लेता है, लेकिन फिर भी ईमानदार होते हुए भी वह एक दिन अपनी नौकरी से हाथ धो बैठता है। लेकिन आलोपदीन
को जैसे ही ये ऐसा महसूस हुआ कि नहीं मैंने गलत किया किसी व्यक्ति के साथ, तो वह अपने धन का यानी पर्सनल जो निजी जो धन था उसका उस मुंशी को, उस वंशीधर को क्या करता है, अपना एक अच्छा प्रबंधक यानी एक मैनेजर पद पर नियुक्त कर देता है। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो लेक्चर कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।